नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे साइंस क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज के बारे में। मैंने पिछले वीडियोस में पिछले कुछ लेक्चर्स में डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन के एमसीक्यूज को कंप्लीट करवा दिया है। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि होगा हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम इस चैप्टर को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और तीनों पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीनेट या एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। तो जो भी बच्चे सीनेट या एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब पूरा ये सीरीज समझ में आओगे। ये दोस्तों विनर सीरीज है। विनर सीरीज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? विनर सीरीज में हम बायोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं बच्चों, उसको हम डिस्कस करते हैं या ऐसे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सीनेट एग्जाम में या एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है। ठीक, तो इस सीरीज में हम एक एक चैप्टर करके सारे जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे बायोलॉजी के, टोटल 38 चैप्टर हैं, हम एक एक चैप्टर करके पूरे सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर पार्ट में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या फिर जो एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। ठीक, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों। ठीक, तो सबसे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस किसी भी बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का अपडेट सही समय पर मिलता रहे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेजल कैविटी इन रेस्पिरेशन। पूछ रहा है जो नेजल कैविटी होती है उसका रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है बच्चों। ठीक, क्या पूछ रहा है? नेजल कैविटी का रोल हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है। क्लियर? एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लूं। जो हमारी नेजल कैविटी होती है बच्चों उसका रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है। ठीक, एक सेकंड। ठीक, तो जो हमारी नेजल कैविटी होता है उसका रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? इट फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर द एयर। दूसरा है इट डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट एयर टू द एल्वोलाई। इट प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट फॉर गैस एक्सचेंज। इट कंट्रोल द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंडिंग। तो बच्चों जो नेजल कैविटी होती है उसका मेन वर्क होता है कि जो भी एयर हम ले रहे हैं उसको फिल्टर करे, जो हम वार्म करे या मॉइस्चर करे। अगर एयर में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं हो तो उसको मॉइस्ट करे, या फिर एयर जो है वो काफ़ी कोल्ड है तो उसको वार्म करे। और एयर में नॉस्ट्रिल में जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एयर में जो धूल के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं या कुछ पॉल्यूटेंट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको फिल्टर भी करते हैं। तो जो हमारी नेजल कैविटी होती है बच्चों उसका काम होता है ये एयर को फिल्टर करना, वार्म करना और मॉइस्ट करना बच्चों। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई डज द ट्रैकिया हैव कार्टिलेजिनियस रिंग। पूछ रहा है जो ट्रैकिया होती है बच्चों क्या होती है? ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। ठीक, ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। और ट्रैकिया किसका पार्ट होता है? ट्रैकिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट होता है बच्चों। ठीक, तो पूछ रहा है ट्रैकिया में कार्टिलेजिनियस रिंग क्यों पाए जाते हैं बच्चों। देखिए जो हमारी ट्रैकिया होती है उस पर एक ऐसे रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, ये रिंग्स पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहते हैं बच्चों। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? टू प्रिवेंट इट्स कोलैप्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस, टू स्टोरेज ऑक्सीजन टेम्परेली, टू इंक्रीज एयर प्रेशर। तो बच्चों जो ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाई जाती हैं, सपोज करिए हमारा ट्रैकिया है तो इसके ऊपर एक ऐसे कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक, इन रिंग्स का काम क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है हमारे ट्रैकिया पर, एक प्रेशर पड़ता है, निगेटिव प्रेशर पड़ता है बच्चों। ठीक, अगर ये कार्टिलेजिनियस रिंग उस
ट्रैकिया में ना प्रेजेंट रहे, विंड पाइप में ना प्रेजेंट रहे, तो वो ट्रैकिया क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। मतलब उसका जो डायमीटर है वो कम होके वो कोलैप्स हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो ये कार्टिलेजिनियस रिंग क्या करते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं बच्चों। ठीक, क्या होने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये कार्टिलेजिनियस जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, वो कंप्लीट मतलब चारों तरफ से नहीं प्रेजेंट होती हैं, ये मतलब क्या होता है, 1/3 जो होता है ट्रैकिया का उस पे प्रेजेंट होती है। मतलब सपोज करिए ये पूरा डायमीटर है तो इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होती है, ये पूरा सर्कुलर उसको नहीं करती है, मतलब सर्कुलरली कवर नहीं करती हैं, सिर्फ एक 1 या 2/3 पार्ट को कवर करती हैं। ठीक, आगे के पार्ट्स को कवर करती हैं जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड इन द लंग्स। पूछ रहा है जो प्लूरल फ्लूइड होता है लंग्स में प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है बच्चों। देखिए अब प्लूरल फ्लूइड होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, सपोज करिए हमारा लंग्स है बच्चों। ठीक, ये हमारा लंग्स है। ठीक, तो लंग्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है बच्चों। ठीक, एक कवरिंग पाई जाती है जो मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं इसमें। ठीक, एक ऐसे कवरिंग पाई जाती है जो लंग्स के जस्ट ऊपर होती है। ठीक, इस लंग्स के ऊपर भी जस्ट एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो होती है, एक लंग्स के जस्ट ऊपर पाई जाती है और एक जो हमारी रिप्स होती हैं उसके नीचे पाई जाती हैं। ठीक, तो ये दोनों आप इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है बच्चों। ठीक, ये जो दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। ठीक, ये जो गैप प्रेजेंट है इन गैप्स में फ्लूइड पाया जाता है। ठीक, जहाँ जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ इन गैप्स के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है बच्चों। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक, सपोज ये देखिए ये हमारा लंग हो गया, लंग्स के ऊपर ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। इस जो हमारे लंग्स से अटैच होती है उसको हम कहते हैं विसरल प्लूरा। क्या कहते हैं बच्चों, विसरल प्लूरा कहते हैं। और जो हमारे लंग से अटैच नहीं है ये जो दूसरी वाली लेयर है इसको हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और इन विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। सपोज करिए ये हमारा ये एक लेयर हो गई और एक लेयर ये हो गई, इन दोनों लेयर के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है बच्चों। क्या प्रेजेंट होता है, इन दोनों लेयर के बीच में गैप होता है और इस गैप में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है बच्चों। ठीक, क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक, तो इस तरह से ये प्लूरल फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक, इस तरह से ये प्लूरल फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है। जो ये प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है लंग्स में या लंग्स के सरफेस पे, इनका वर्क क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन, एक सेकेंड, it help in gas exchange, it reduce friction between the lungs and the chest wall, it provide oxygen to the lung tissue, it increase lungs capacity। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या करता है, जो फ्रिक्शन को कम कर देता है बच्चों। जो हमारे लंग्स होते हैं और जो हमारी चेस्ट की वॉल होती है उसके बीच में फ्रिक्शन को कम कर देता है। क्योंकि देखिए हमारा लंग्स जो है वो किससे, चेस्ट वॉल से क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में ये प्लूरल फ्लूइड पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, लंग्स, ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारी चेस्ट वॉल हो गई, तो इसके बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है बच्चों उसमें क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स का साइज घटता और बढ़ता है, तो इसके दौरान फ्रिक्शन होता है बच्चों। ठीक, और ये प्लूरल फ्लूइड का काम होता है कि इसी फ्रिक्शन को कम कर देना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच टाइप ऑफ मसल। पूछ रहा है ह्यूमंस के अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो कौन से टाइप के मसल्स, मनुष्य में श्वासन को किस प्रकार की मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल। तो बच्चों देखिए जो
हमारे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है उसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा डायफ्राम होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन जो हमारे इंटरकॉस्टल्स मसल होते हैं या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल, ये हमारे कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक, और कुछ हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर में आती हैं। तो हमारी जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स दोनों के कंट्रोल में होती है। अब ये इंटरकॉस्टल्स मसल्स क्या होती हैं बच्चों? इंटरकॉस्टल्स मसल वो होती हैं, देखिए ये हमारा रिब है, ठीक, इस तरह से ये बीच में हमारा स्टर्नम हो गया और इसके अगल बगल रिब्स पाई जाती हैं। रिब्स मतलब जो हमारी रिब्स की हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, दो रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं, ठीक, एक हॉरिजेंटल मसल्स पाई जाती है और एक वर्टिकल मसल पाई जाती है बच्चों, ठीक। तो ये जो दोनों रिब्स के बीच में जो ये मसल्स पाई जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं बच्चों, ठीक। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक। और इन इंटरकॉस्टल मसल्स का फंक्शन क्या होता है? ये इंटरकॉस्टल मसल जो होती हैं वो ब्रीथिंग में हेल्प कराती हैं। किस में हेल्प कराती हैं? ब्रीथिंग में हेल्प कराती हैं बच्चों, ठीक। एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया कि हमारा जो ब्रीथिंग होता है उसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स के दोनों की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन सबस्ट्रेट यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन? कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में मेन सबस्ट्रेट कौन सा यूज होता है? एरोबिक श्वसन में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक। और रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब होता है हमारे जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उससे एनर्जी का प्रोडक्शन कराना, ठीक। जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक, इन्हीं तीन से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो उन न्यूट्रिशन से क्या कराना? एटीपी का प्रोडक्शन कराना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है बच्चों, ठीक। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक। तो रेस्पिरेशन में मेनली कौन सा सबस्ट्रेट यूज किया जाता है? पूछ रहा है रेस्पिरेशन में मेनली मुख्य कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड। तो अगर हम मेनली देखें, प्राइमरी रूप से देखें, मतलब अगर इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे रेस्पिरेशन के लिए वो होता है ग्लूकोज बच्चों। ऐसा नहीं है कि फैटी एसिड और प्रोटीन नहीं यूज होते हैं, फैटी एसिड और प्रोटीन भी यूज होते हैं। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी रहेगी तो हमारे बॉडी क्या करेगा? फैट्स को ब्रेक करके और प्रोटीन को ब्रेक करके भी एनर्जी बनाता है बच्चों। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा सही है और ग्लूकोज सफिशियंट अमाउंट में है तो क्या होगा? ये ग्लूकोज से रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ठीक। ग्लूकोज मेन सबस्ट्रेट होता है हमारे रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ एयर फ्लो इनटू द लंग्स? निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों में वायु के प्रवाह का सही क्रम दर्शाता है? देखिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों वो एक पाथवे है, ठीक, जो हमारे नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, एल्वोलाई पे जाके खत्म होता है बच्चों, ठीक। तो उसका पाथवे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा पाथवे है जिसको जब हम सांस लेते हैं तो एयर कौन सा पाथवे फॉलो करता है बच्चों? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वोलाई, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। तो देखो बच्चों जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है हमारे नेजल कैविटी से। कहाँ से शुरू होता है? नेजल कैविटी से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? एल्वोलाई पे खत्म होता है, ठीक। एल्वियोलाई हमारा लास्ट पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो देखिए 3 ऑप्शन में लास्ट में एल्वोलाई दिया है, तो चौथे में ब्रोंकाई दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। और शुरू शुरू कहाँ से होता है बच्चों? ट्रैकिया से होता है। तो एक ही ऑप्शन में ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ट्रैकिया होता है। देखिए ऐसे ट्रैकिया है, फिर ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, किसमें किसमें? ब्रोंकाई में, ठीक, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। फिर ये डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद फिर ये डिवाइड हो जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियल होता है, सेकेंडरी ब्रोंकियल होता है, टर्सरी ब्रोंकियल होता है, टर्मिनल ब्रोंकियल होता है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एल्वोलाई। तो इसमें उतना डीप नहीं दिया है, ये सिर्फ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को कवर किया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी में एयर जो हम एयर का
पाथवे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्ब्यूलर वॉल आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पूछ रहा है, देखिए एल्ब्यूलर वॉल्स जो होती हैं बच्चों, एल्ब्यूलर्स वाल्स मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक। और वो कैसा होता है, ऐसे ये ग्रैप लाइफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं बच्चों, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो पूछ रहा है ये जो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई होते हैं, इनके वॉल किससे मिलकर बने होते हैं। जो ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये वॉल्स जो हैं, ठीक, ये वॉल्स जो किस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं बच्चों। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एयर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और CO2 ब्लड से हमारे एल्वोलाई में आता है, तो यहाँ एयर का एक्सचेंज होना है। तो यहाँ पर ऐसे टिश्यू चाहिए जो एयर का एक्सचेंज हमें प्रॉपर तरीके से करा सके, बिना किसी हिंड्रेंस के एयर का क्या हो सके, एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज हो सके। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलिमनर एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम। तो बच्चों जो हमारे एल्बियोलाई के वॉल्स होते हैं वो स्क्वैमस सेल एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो स्क्वैमस सेल होते हैं बच्चों वो सिंगल लेयर के होते हैं और ये काफ़ी थिन होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, काफ़ी थिन होते हैं। देखिए हमारे बॉडी में जहाँ भी एब्जॉर्प्शन या एक्सचेंज की बात आएगी बच्चों, मतलब आदान प्रदान की बात आएगी, कोई चीज़ वहाँ से निकलनी हो या कोई चीज़ आनी हो, तो वहाँ पे सारे कहाँ पाए जाएंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाएगी बच्चों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्क्वैमस सेल एपिथेलियम्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। कह रहा है रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन कैसे प्रभावित होता है। जो हमारा ब्लड होता है बच्चों, उसमें देखिए हमारा ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। अब देखिए ब्लड में कई कंपोनेंट होते हैं, RBC होता है, WBC होता है बच्चों, और प्लाज्मा होता है, ठीक, और क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट होते हैं, ठीक, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक। तो देखिए WBC का काम तो होता है इन्फेक्शन से फाइट करना, और प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब खून में को थक्का जमाने में। लेकिन RBC और जो प्लाज्मा होते हैं बच्चों, ये दोनों क्या कराते हैं, ऑक्सीजन का क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है बच्चों, वो क्या कराता है, हीमोग्लोबिन कराता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, RBC के अंदर पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। देखिए जो हमारा 92% ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितना बच्चों, हेमोग्लोबिन के थ्रू कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, लगभग 90 से लेकर के 92% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। और 5 से 8% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारे प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा में डायरेक्टली ऑक्सीजन क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और 2% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। किसमें होता है, 2% हमारा बाइकार्बोनेट आयन, और 90 से 92% हमारा हीमोग्लोबिन, और प्लाज्मा के थ्रू 5 से 8% होता है बच्चों, ठीक। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द डायफ्राम व्हेन वी एक्सहेल। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम का क्या होता है। अब देखिए डायफ्राम कहाँ पाया जाता है बच्चों, डायफ्राम हमारे थोरैसिक कैविटी जो होती है उसके एंड पे पाया जाता है, ठीक। और इसका शेप कुछ ऐसा होता है, और इसके ऊपर हमारी क्या पाई जाती हैं, लंग्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। डायफ्राम से कनेक्टेड हमारे लंग्स होते हैं, ठीक, इस तरह से कुछ। पूछ रहा है जब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक, ठीक। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस समय हमारे डायफ्राम के साथ क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड, बिकम थिकर एंड एक्सपांड्स, स्टे इन द सेम पोजीशन। तो देखिए बच्चों जब डायफ्राम रिलैक्स रहता है तो रिलैक्स कंडीशन में वो इस शेप में रहता है, ठीक, डोम शेप में रहता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है।
तो जब ये रिलैक्स करेगा तो वो अपवर्ड हो जाता है, मतलब रिलैक्स करके अपवर्ड, मतलब ये अपवर्ड का मतलब ऊपर की साइड हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है, जिससे हमारे लंग्स से एयर बाहर निकलने लगती है बच्चों। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब जब सांस को छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स होता है बच्चों। क्या होता है, रिलैक्स होता है और अपवर्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कॉजेज द बोर इफेक्ट इन द हीमोग्लोबिन, पूछ रहा है हीमोग्लोबिन में बोर प्रभाव, बोर इफेक्ट किस कारण से होता है। अब देखिए बोर इफेक्ट क्या होता है बच्चों। बोर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हेमोग्लोबिन के साथ जो हमारा ऑक्सीजन है वो कम बाइंड हो रहा है। ठीक, एक होता है सिल्डन इफेक्ट, एक होता है बोर इफेक्ट बच्चों। ठीक, तो बोर इफेक्ट में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है किसके साथ, आरबीसी के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ, वो कम हो जाती है बच्चों। ठीक, तो बोर इफेक्ट किसके कारण आता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन CO2 एंड डिक्रीज इन पीएच, या डिक्रीज इन CO2 एंड इंक्रीज इन पीएच, या इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो देखिए बच्चों, जब भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और पीएच, बॉडी में पीएच कम हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, बॉडी का या ब्लड का पीएच कम हो जाता है। पीएच कम होने का मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में बढ़ गया बच्चों। तो इन दोनों कारणों के वजह से ये बोर इफेक्ट देखा जाता है बच्चों। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब CO2 का क्या हो गया, कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ गया और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा और क्या हुआ है, पीएच बॉडी का इंक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। पीएच डिक्रीज होने का मतलब हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो एसिडिक है। ठीक, एसिडिक है, तो इस कंडीशन में बोर इफेक्ट देखा जाता है, मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बच्चों। ठीक, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट कहते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित एक अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास अस्थमा, पहला ऑप्शन है बच्चों अस्थमा, दूसरा है एम्फाइसीमा, तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, चौथा है ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए बच्चों, इसमें से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, देखिए अस्थमा हमारा क्या होता है, एलर्जिक होता है, ये एक्वायर्ड होता है। और एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा भी इन्फेक्शन के वजह से होता है। और ट्यूबरकुलोसिस भी किसके वजह से होता है, इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, वो क्या, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जो होते हैं वो कराते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस वो कराते हैं। पर जो देखिए बच्चों, ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है बच्चों, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक, तो ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जो कि हमारे लंग को अफेक्ट कर सकती है। ठीक, आप लोग को बस पता होना चाहिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण क्या होता है, हमारे लंग्स में डिजीज या कोई डिसफंक्शन आ सकता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये सब के बारे में आप मत पढ़िएगा कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये सब तो हायर लेवल पे आप पढ़ेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी जेनेटिक होती है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई पर मतलब एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब होता है जब भी हम कभी किसी हायर मतलब पॉइंट पे जाते हैं, मतलब हम सी लेवल से ऊपर जब जाते हैं बच्चों, या किसी पहाड़ पर गए, या हम किसी माउंटेन कैंपिंग पे गए हैं, तो उसमें उस समय क्या होता है कि किसी किसी को एल्टीट्यूड सिकनेस होती है बच्चों। ठीक, एल्टीट्यूड सिकनेस में होता क्या है, उनको नौजिया और वॉमिटिंग जैसा फील होता है या चक्कर आता है। और ये चक्कर आता क्यों है बच्चों, यही पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इंक्रीज ऑक्सीजन प्रेशर, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, इंक्रीज CO2 लेवल, या रैपिड ब्रीथिंग रेट। तो बच्चों, जब हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं, मतलब हायर किसी एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक, किसका प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्टीट्यूड सिकनेस का डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन के कमी के कारण अल्टीट्यूड सिकनेस होता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What disease is caused by Mycobacterium tuberculosis? जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है बच्चों, वो कौन सी बीमारी कराता है? ऑप्शन क्या क्या पास है हमारे, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, एम्फाइसीमा। तो जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है बच्चों, वो क्या कराता है, ट्यूबरकुलोसिस कराता है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज होता है जो कि हमारे लंग्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्फेक्टेंट इज सिक्रीटेड बाय विच सेल इन द एल्बोलाई। पूछ रहा है एल्बोलाई में सर्फेक्टेंट का स्राव किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, टाइप 1, एक सेकंड, टाइप 1 सेल्स, टाइप 2 एल्वियोलर सेल, मैक्रोफाजेस, सिलिएटेड एपिथेलियम सेल। अब देखिए बच्चों, जो हमारी एल्बोलाई होती है उसका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब इसमें कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, कई तरह के क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। उसमें कुछ का जैसे सेल्स हो गए टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल, मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस क्या होते हैं बच्चों, जो कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी आती है उसको इंगल्फ करते हैं, मतलब उसको खाकर खत्म करते हैं बच्चों। ठीक, तो जो इसमें एक सर्फेक्टेंट भी पाया जाता है। वो सर्फेक्टेंट क्या होता है, हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है बच्चों। ठीक, और ये सर्फेक्टेंट किस टाइप के, कौन से सेल रिलीज करते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, टाइप 1, टाइप 2, मैक्रोफाज, सिलेटेड। तो जो टाइप 2 सेल्स होते हैं बच्चों, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं, ये क्या कराते हैं, सर्फेक्टेंट का रिलीज करवाते हैं, सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन कराते हैं। और सर्फेक्टेंट क्या करता है, हमारे ब्रीथिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। पूछ रहा है श्वासन दर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, पीएच लेवल ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बोथ बी एंड सी। तो देखिए, जो हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है बच्चों, वो करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रीथिंग रेट है बच्चों, ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है बच्चों, हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट 15 से लेकर के 20 ब्रेथ पर मिनट होता है, किसमें, एडल्ट्स में बच्चों। सॉरी, 15 से नहीं, 12 से लेकर के 20 ब्रेथ पर मिनट। एक मिनट में 12 से लेकर 20 बार हम लोग सांस लेते हैं, अगर हम एडल्ट की बात करेंगे बच्चों। ठीक, और ये रेट किस पे डिपेंड करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक श्वासन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, सेरिब्रम, सेरिबलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है बच्चों, वो क्या करता है, हमारे इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। उन सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है बच्चों, वो हमारा क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ये आप लोग याद रखिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकर। पूछ रहा है श्वासन ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, रिब केज मूव डाउनवर्ड, लंग वॉल्यूम डिक्रीज, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे लंग्स का क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, मतलब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो बच्चों उससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, उसमें क्या होता है, निगेटिव प्रेशर बनता है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। लंग वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है, लंग वॉल्यूम्स इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिब केज डाउनवर्ड नहीं मूवमेंट करते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं। क्या मूवमेंट करते हैं, आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं बच्चों। ठीक, और जो डायफ्राम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव कर जाता है।
ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, जब डायफ्राम हमारा रिलैक्स होता है तो कुछ इस तरह होता है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सीधा हो जाता है बच्चों। ठीक, अगर रिलैक्स है तो वो डोम शेप का रहता है। क्या शेप का रहता है? डोम शेप का रहता है। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो स्ट्रेट ऐसा हो जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, हमारे लंग्स की जो है कैपेसिटी या वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेज। पूछ रहा है इसमें से ऐसा कौन सा लॉ है जो वॉल्यूम और प्रेशर से क्या कराता है, रिलेशनशिप बताता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, हेनरी लॉ। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? बॉयल्स लॉ हमें अरे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखिए पी क्या होता है बॉयल्स लॉ का इक्वेशन जो होता है, P इंटू वी इक्वल टू के होता है बच्चों। ठीक, और के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। P हमारा प्रेशर होता है और V क्या होता है? वॉल्यूम होता है बच्चों। ठीक, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अपॉन वी। ठीक, और अगर हम के अपॉन पी अगर प्रेशर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी अपॉन के। ये इसका पूरा इक्वेशन है किसका बच्चों? बॉयल्स लॉ का। ठीक, बस आप लोग ये याद रखिएगा कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कौन सा लॉ रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, सॉरी बच्चों ये टॉपिक है, ये गैस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर। पूछ रहा है जो हमारी एल्वियोलर एयर होती है बच्चों उसमें किसका प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? 40 mm ऑफ एच जी, 46 mm ऑफ एच जी, 104 mm ऑफ एच जी या 760 mm ऑफ एच जी। तो जो हमारी एल्वोलाई होती है बच्चों, क्या होती है? एल्वोलाई होती है, उसमें एयर का प्रेशर कितना होता है? एयर मतलब ऑक्सीजन बच्चों। ठीक, किसका प्रेशर पूछ जा रहा है? ऑक्सीजन का प्रेशर पूछ जा रहा है। तो हमारे एल्वोलाई के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है बच्चों वो होता है 144 mm ऑफ एच जी होता है बच्चों। ठीक, कितना होता है? 144 mm ऑफ एच जी होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm ऑफ एच जी होता है। ये किसका है? CO2 का है। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा कि CO2 का प्रेशर कितना होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण क्षमता को बढ़ाता है। एफिनिटी मतलब बच्चों क्या होता है? कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ कितने एफिशिएंसी के साथ बाइंड कर रही है, मतलब बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है, उसको क्या बोला जाता है? एफिनिटी बोला जाता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन pH या pH में कमी। तो बच्चों जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, वो कब बढ़ जाती है ये पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहता है बच्चों, क्या रहता है? टेम्परेचर जब नॉर्मल रहता है, दैट इज हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो 36.5 से लेकर 36.7 होता है। ठीक, तो इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन की क्या होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, तो अगर टेम्परेचर में कमी है बच्चों, ठीक, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब अगर सपोज करिए एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट आयन इन ब्लड। रक्त में कितना प्रतिशत CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आयन के रूप में प्रभावित होता है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन हमारे पास 7%, 23%, 70%, 100%। तो जो CO2 है बच्चों वो बाइकार्बोनेट से कितना ट्रेवल होता है? वो होता है 23%। 23% जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों? HCO3। ठीक, HCO3 क्या होता है बच्चों? बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। ठीक,
तो जो हमारा CO2 है वो किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करके भी हमारे ब्लड में क्या होता है, ट्रेवल होता है या प्रभावित होता है बच्चों। ठीक, ये परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा कि कितना होता है, 7%। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल्डन इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच गैस। पूछ रहा है हाल्डन प्रभाव किस गैस से संबंधित। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ऑक्सीजन है, ऑप्शन एक सेकंड बच्चों, ऑक्सीजन हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये हाल्डन इफेक्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये हाल्डन इफेक्ट जो रिलेटेड होता है बच्चों वो रिलेटेड होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से। हमारे बॉडी में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चों किसके साथ, ब्लड के साथ, किसके साथ, ब्लड के साथ। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, हाल्डन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, देखिए हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बच्चों तो हाल्डन इफेक्ट क्या करता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा देता है। देखिए हमारे बॉडी में एक मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बच्चों, एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन उस कंसंट्रेशन से या उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस समय क्या होता है, हाल्डन इफेक्ट बढ़ जाता है। हाल्डन इफेक्ट मतलब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CO2 टिश्यू में प्रेजेंट रहे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज काज बाय क्रोनिक स्मोकिंग। पूछ रहा है कौन सा श्वसन रोग दीर्घकालिक धूम्रपान से होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है अस्थमा, एम्फाइसीमा, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया। तो बच्चों जो है क्रोनिक स्मोकिंग के कारण जो डिजीज होती है वो होती है हमको एम्फाइसीमा। ठीक, एम्फाइसीमा होता है क्रोनिक स्मोकिंग के कारण, और जो अस्थमा होता है बच्चों वो हमारे बॉडी में किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है उसके कारण हमें क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ऐसा नहीं है, स्मोकिंग के वजह से भी अस्थमा हो सकता है, लेकिन अगर हम प्राइमरली देखें, मुख्य रूप से देखें तो एम्फाइसीमा क्या होता है हमारे इससे होता है, सिगरेट स्मोकिंग। सो अब एम्फाइसीमा होता क्या बच्चों, एम्फाइसीमा क्या होता है, इसमें जो एल्वियोलर वॉल होती हैं वो परमानेंटली क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। देखिए इनका इनकी ये होती है स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन होता है कि इनमें एक पावर होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं बच्चों। जो एल्वियोलर वाल हो सकती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, लेकिन एम्फाइसीमा में क्या होता है, ये एल्वियोलर वाल परमानेंटली डायलेट हो जाती हैं बच्चों। मतलब इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और ये परमानेंटली क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। ठीक, और ये होती क्यों है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण। ठीक, तो एम्फाइसीमा एक प्रकार की हमारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड बीमारी होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक फेफड़े का रोग है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा। तो सिलिकोसिस जो होता है बच्चों वो एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या होता है, जो हम सपोज करिए कोई वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी में काम करने के वजह से उसके फेफड़े में या उसके लंग में कोई डिसऑर्डर हो रहा है बच्चों, तो वो एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कहलाएगी। तो सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है जो किसके कारण होता है, सिलिका डस्ट के कारण होता है बच्चों। ठीक, किसके कारण होता है, सिलिका जो डस्ट होती है उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन एट हाई एल्टीट्यूड। उस उच्च ऊंचाई पर लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन अनचेंज, इट इंक्रीज, इट कम्प्लीटली स्टॉप। तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं बच्चों, तो उस समय आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है बच्चों। ठीक, तो हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन रहता है, तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट रहेंगी तो जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो पूरे ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बॉडी के टिश्यू तक पहुंचा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल। पूछ रहा है ऐसा कौन सा केमिकल है जो ऑक्सीजन को हमारे मसल्स में स्टोर करके रखता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, कोलेजन।
तो हमारे बॉडी की जो मसल्स होती हैं बच्चों, जो हमारे बॉडी में मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं उनमें ऑक्सीजन को कौन स्टोर करके रखता है? उनमें ऑक्सीजन को ये जो मायोग्लोबिन होता है बच्चों, ये एक तरह का ऑक्सीजन बाइंडिंग सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर या हमारे मसल्स के अंदर, स्पेशली मसल्स के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर करवाता है बच्चों। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय उस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जनरली किस में देखे जाते हैं? जो एथलीट होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं या विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर पाया जाता है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened to oxygen dissociation from hemoglobin when body temperature rises? पूछ रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम व्हाट, जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मुक्त होने की प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है, या हीमोग्लोबिन गेट डीनेचर्ड? पूछ रहा है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, तो उस समय जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन मतलब हमारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटने की, या ऑक्सीजन को जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करके रहता है बच्चों, तो बॉडी का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट? पूछ रहा है सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट कहाँ होता है बच्चों? सर्फेक्टेंट हमारे एल्वोलाई में पाया जाता है, जो हमारी एल्वियोलर वाल्स होती हैं उनके ऊपर सर्फेक्टेंट की लेयर पाई जाती है बच्चों। इस सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई, इट इंक्रीजेस एल्वियोलर प्रेशर, it bind to the hemoglobin for oxygen transport, it prevent carbon dioxide diffusion। तो बच्चों जो सर्फेक्टेंट होता है वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को एल्वोलाई के अंदर कम कर देता है, जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डीप सी डाइविंग व्हाई इज इट डेंजरस टू असेंड टू क्विकली? क्वेश्चन पूछ रहा है गहरे समुद्र में गोताखोरी के दौरान अचानक ऊपर आने से खतरा क्या होता है बच्चों? देखिए जो डाइवर्स होते हैं वो पानी में जाते हैं, डीप सी में जाते हैं, तो अचानक से ऊपर आने में उनके बॉडी को क्या रिस्क हो सकता है या क्या खतरा हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, इंक्रीज नाइट्रोजन सॉल्युबिलिटी इन ब्लड लीड टू डिकम्प्रेस सिकनेस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप इन द लंग, या वाटर प्रेशर डैमेज लंग टिश्यू। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब कोई भी डाइवर होता है बच्चों, जब वो डीप सी में जाता है तो उसमें होता क्या है, जो उनकी ऑक्सीजन की बॉटल होती है बच्चों उसमें नाइट्रोजन गैस मिली रहती है। ठीक, क्या मिली रहती है? नाइट्रोजन गैस मिली रहती है। तो जब वो डीप सी में जाते हैं तो डीप सी में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर में क्या होता है, नाइट्रोजन की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो जो नाइट्रोजन है वो बॉडी के ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जब वो ऊपर आते हैं बच्चों, तो ऊपर आते हुए क्या होता है, बॉडी पे प्रेशर लगना कम हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो कम हो जाता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो नाइट्रोजन उनके ब्लड में सॉल्युबल है, मतलब नाइट्रोजन जो उनके ब्लड में है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल, मतलब वो बाहर निकलने लगता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, डीकम्प्रेशन सिकनेस होती है, मतलब उनकी जो नसें होती हैं उसमें क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। ठीक, किसके बबल्स बन जाते हैं? नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। अगर वो अचानक से ऊपर आएंगे तो ये नाइट्रोजन के बबल्स ज़्यादा बन जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, डीकम्प्रेशन सिकनेस हो सकती है। ठीक, क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the function of the carotid and aortic bodies in the respiration? श्वासन में कैरोटिड और आयोटिक निकायों का क्या कार्य होता है? ऑप्शन क्या हमारे पास? डिटेक्ट ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल इन ब्लड, कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मेंटेन लंग कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेट ब्लड सर्कुलेशन। तो देखिए बच्चों जो कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज होती हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं
मेजर ब्लड वेसल, मतलब जो आयोटिक आयोटिक क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा कहाँ से निकलता है बच्चों, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आयोटा निकलता है। और यहाँ पे आयोटिक क्या पाए जाते हैं, बॉडीज पाई जाती हैं, आयोटिक बॉडीज पाई जाती हैं। और हमारी कैरोटिड आर्टरी में क्या पाई जाती हैं, कैरोटिड बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक, कैरोटिड आर्टरी में, ठीक। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का लेवल कितना है उसको क्या करना, मेजर करना, ठीक। और उसके हिसाब से हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को और किसको, ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करते हैं बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निसंदेह हमसे पूछ सकता है, ठीक। तो जो बच्चे एम्स BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या सीनेट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं बच्चों। अगर आपको किसी भी प्रकार का सीनेट से रिलेटेड, एम्स से, BSc नर्सिंग से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कर कर आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।